नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी आंचल। शुक्रिया पराक्रम और सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। अगले घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और जब हम बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप दौरे का दूसरा दिन, जहां कई अहम सौगातें लक्षद्वीप वासियों को मिलने वाली हैं। साथ ही त्रिशूर में प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करने के साथ एक रोड शो भी करेंगे। साथ ही खबरें होंगी कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को करेंगे संबोधित। 2 लाख से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। त्रिशूर में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी। सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। केंद्रीय गृह सचिव बोले फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बात। प्रवर्तन निदेशालय के समन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की अहम बैठक। गठबंधन दल के विधायक भी होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शीर्ष अदालत ने मामले में नवंबर में सुरक्षित रखा था फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई गलन। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लेबनान तक पहुंची इजराइल हमास जंग की आग। बेरूत में हमास के ठिकाने पर इजराइल के कथित हमले में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरौरी समेत 6 की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को बनाया निशाना। 5 लोगों की मौत, 135 लोग हुए घायल। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगी सैन्य मदद। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच केप टाउन में आज से। पहले टेस्ट में हार के बाद सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और लक्षद्वीप यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का शुभारंभ सबसे महत्वपूर्ण है। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट स्पीड 100 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे तेज इंटरनेट सेवाओं के साथ टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग और डिजिटल साक्षरता समेत कई क्षेत्रों में लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस परियोजना की घोषणा की थी। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन होगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत अगाती और मिनीकॉय द्वीपों के सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन भी प्रदान किया जाएगा। कावारत्ती में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे, जो लक्षद्वीप की पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है। इससे कावारत्ती में इंडिया रिजर्व बटालियन कॉम्प्लेक्स के नए प्रशासनिक ब्लॉक और 80 पुरुष बैरक में डीजल आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। नए साल पर परियोजनाओं की सौगात और प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण और 5 द्वीपों में 5 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों यानी नंद घरों के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं न सिर्फ लक्षद्वीप की पर्यटन क्षमता को मजबूत करने में मदद करेंगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, इस लिहाज से भी कि भारत अब विकास की यात्रा पर लगातार आगे बढ़ रहा है, और इस लिहाज से भी कि यहाँ पर जनता जो यहाँ पर निवास करती है उसको भी वो सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी जो देश के बाकी हिस्से में वहाँ के लोगों को मिल रही हैं। अपने कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, लक्षद्वीप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लक्षद्वीप की प्रगति से संबंधित पहलुओं पर एक समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति की रक्षा करने और लोगों के लिए समृद्धि के रास्ते सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ लक्षद्वीप के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और लक्षद्वीप के कवरत्ती से हमारे सहयोगी अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है, ऐसे में किस तरीके की योजनाएं और आधारशिला वो रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि 1000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साल की जो शुरुआत की है, अपने जो सरकारी दौरे हैं उसमें लक्षद्वीप को चुना है। इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी हमारे द्वीप हैं उनके विकास और उनकी गति को आगे बढ़ाने के लिए वहां से घोषणा की थी, और आज वो चीजें जो हैं जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ का जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत किया जाए, और आधारभूत ढांचे में सबसे पहले यहाँ जो पीने के पानी की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है, और जो स्वच्छ पानी का उत्पादन है उसके लिए संयंत्र लगाए गए हैं। 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन उसका उत्पादन होगा। इसका आज प्रधानमंत्री इसकी यहाँ की जनता को उसको समर्पित करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिजली, अभी की बात करें तो यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन है वो डीजल पर आधारित है, लेकिन अब 1400 किलोवाट का यहाँ पर जो सोलर प्लांट है वो बनकर तैयार है। और अब जिस कवरेती के अंदर मैं खड़ा हूं, ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, यहाँ पर घर घर के अंदर और जितने भी प्रशासनिक भवन है वहां पर अब सोलर के माध्यम से वहां पर लोगों को बिजली मुहैया होगी और निर्बाधित तौर पर होगी। तीसरी सबसे जो बड़ी परियोजना का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, जो यहाँ की रिजर्व जो फोर्सेस हैं, बटालियन है, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके प्रशासनिक भवन, उसकी भी यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। और दो जो बड़ी योजनाएं हैं उसमें है आंगनवाड़ी केंद्र, जो आइलैंड अलग अलग आइलैंड हैं, चाहे मैं इस कवरेती की बात करूं या दूसरे आइलैंड की बात करूं, वहां पर अगर महिलाओं और बच्चों के लिए अगर सुविधाएं पहुंचानी है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से चलती हैं, तो हम जानते हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जाती हैं। तो आज आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां से करेंगे और कुछ समय के बाद वो बनकर तैयार होंगे। तो लक्षद्वीप के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का जो एक प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से लिया था, आज वो यहां पर जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। जमीन पर तो ये उतरेगा ही, साथ ही साथ अगर समुद्र की बात की जाए अनुज, तो ऑप्टिक फाइबर सबमरीन यानी
इसका एक मुजाहिरा हमने 2020 अगस्त में देखा था, जब अंडमान और निकोबार को भी इसी तरह OFC से जोड़ा गया था। और आज लक्षद्वीप वासियों के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से ये सबमरीन ऑप्टिक फाइबर अपने आप में एक मिसाल। आंचल, बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इस तरह का जो हाई इंटरनेट स्पीड जो है, कहीं ना कहीं ये लोगों का एक वो सपना है जो शायद सपने में ही ये सपना देखते होंगे, लेकिन ज़मीन पर उतरता हुआ लोग पहली बार देखेंगे। खास तौर से लक्षद्वीप की मैं बात करूं, बिल्कुल आपने सही कहा। अंडमान निकोबार में मैं उस समय वहां पर मौजूद था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भी इस सुविधा को दिया था। देखिए, अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो केरल के कोची से कई सौ किलोमीटर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर जो है इसको समुद्र के रास्ते यहां तक पहुंचाया गया है, और यहां 5G स्पीड जो है वो यहां के लोगों को मिलेगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड इतनी होगी तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरी में बताया, तो यहां जो बैंकिंग सेवाएं हैं, चाहे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं या लोगों को रोजगार की बात है, वो यहां पर एक तेज रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो लोगों का जीवन भी आसान होगा, लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो डिजिटल भारत जो लगातार देश के दूसरे हिस्से हो रहे हैं, अब जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, इस तरह के जो द्वीप हैं वो भी अब डिजिटल होते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्षद्वीप को इंटरनेट की सुविधाओं के साथ साथ आधारभूत संरचना से जुड़ी जो सौगातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। और आंचल, इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर भी बहुत से खबरें और हैं जो आपका इंतजार करेंगे। जुड़े रहिए टीवी न्यूज़ के साथ। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीवी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया, ये टीवी फ्री बाय 2025। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं केरल की, जहां की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने से संबंधित है। महिला शक्ति रैली से पहले प्रधानमंत्री का त्रिशूर में रोड शो भी होगा। देखते हैं रिपोर्ट।
यह थेक्कीनाडु मैदान इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि केरल की 2 लाख से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एकत्रित होंगी और महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर उन्हें सम्मानित करेंगी, जो सशक्त बनाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में कोई कमी ना हो और ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो जो त्रिशूर पूरम के दौरान यहाँ पर होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष जो कार्यक्रम रहेगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमेंस बिल को लेकर यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ की महिलाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेंगे। हमारे मोदी जी आ रहे हैं पहले बार, ये जो बिल पास होने के बाद, और पहले बार हमको मिलने के लिए आ रहे हैं। हम सिर्फ महिलाओं को मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। तो हम इतना खुश हूँ कि हमारा एक बहुत बढ़िया तोहफा मिला है ये नए साल में 2024। मोदी जी ने जो कुछ अभी 9 साल में किया है, इसमें एक बढ़िया काम है कि वो ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए, ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करते हैं, वो सब संभालने को बहुत कुछ कर रहे हैं। बीजेपी की यात्रा को चुनाव प्रचार के पूर्व संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। त्रिशूर में बीजेपी की अच्छी उपस्थिति है और उसे राज्य में 20 में से 6 सीटों पर लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है। पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और महिलाओं में उत्साह है। मैं बहुत पसंद है, सब लोग पसंद है, बहुत अच्छा आदमी है। पहले आया, सब लोग पसंद है त्रिशूर में आने के लिए। हाँ, विमेन बहुत पसंद है। स्त्री शक्ति। I love Modi because he's just today I remember him. After him, who can be PM? As like as him, there is no one in any party. I'm thinking, and we are expecting a lot of announcement to the. To grow, to support the growth of women in Kerala. It's what he is doing is good, and it's going to bring a lot of youngsters to come up to the front stage and just tell their opinions on it. And women are going to be more ahead of, like men and women together. So it's going to be a good time for India also, actually. It's going to help India a lot in the development wise, actually. Very big. It's very big. And we are proud of it. He is coming for the 3rd time, I think. And so we are very happy. We are proud to be with him. We'll be able to see him. That's we are waiting for him. That's all. This Prime Minister have in fact stepped the foot into the scene of women empowerment in real. It's not in talk anymore. We are getting the responses, or we are getting the benefits of the real women empowerment when the most powerful leader of India really step into the action. It's not in the words anymore. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में त्रिशूल लफ्ज मोदी के पोस्टर लगाए हैं और जब नगर निगम ने पोस्टर हटाए तो उन्हें विरोध करना पड़ा। कार्यक्रम स्थल के आसपास और उन इलाकों में भी भारी सुरक्षा तैनात की गई है जहां से पीएम का रोड शो गुजरेगा। नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तोहफा है तमाम महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें सशक्त किया जाए। और यहाँ पर खासकर केरला में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लिटरेसी रेट के लिए जानी जाती हैं, तो ये जो महिला आरक्षण बिल है इसके बाद महिलाओं में काफ़ी उम्मीद जगी है और तमाम महिलाएं जो है इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की तैयारी की है, उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाई है, एक बिल को पारित किया है। और यही कहते हुए यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, संबोधन है, उसे सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है 2 गुना करता है और खासकर महिलाओं का जोश और उत्साह और बढ़ गया है। कैमरामैन भीम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़ त्रिशूर।
और इसी के साथ केरल के त्रिशूर से हमारे सहयोगी आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, समझना चाहेंगे आपसे, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद से पारित हुआ है, उसके बाद में स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम, ये बड़ा आयोजन वहाँ होना है। कितने उत्साहित हैं भारत की आधी आबादी केरल की? जी, बहुत उत्साहित है केरल के लोग और तीसरी बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा त्रिशूर में। और जब से ये बिल विमेन रिजर्वेशन बिल पारित हुआ है, तब से केरल की महिलाएं प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहने के लिए एक मौके का इंतजार कर रही थी। और ये मौका है आज, जब वो प्रधानमंत्री से रूबरू होंगी और प्रधानमंत्री के साथ वक्त बिताएंगे। और मोदी कुप्पम यानी स्त्री शक्ति मोदी कुप्पम, इसका मतलब ये हुआ कि नारी शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। तो ये कहते हुए करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस रैली में शामिल होंगी और यहाँ पर दूर दराज से महिलाएं पहुंच रही है और हर उस क्षेत्र की प्रोमिनेंट महिलाएं जो है इस संबोधन को सुनने के लिए पहुंच रही हैं। और कई महिलाएं जो अचीवर्स हैं वो भी इस रैली में भाग लेंगी। तो जाहिर सी बात है, ये जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है। देखिए, त्रिशूर एक ऐसी जगह है जो विश्व में त्रिशूरपुरम के लिए जाना जाता है। त्रिशूरपुरम जो उत्सव होता है उसके लिए जाना जाता है। और उस वक्त जो माहौल होता है, अप्रैल में जब ये उत्सव होता है, ठीक वही माहौल यहाँ पर बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और इस स्वागत में यहाँ की महिलाएं कोई कमी नहीं दिखाना चाहती। और यहाँ की महिलाओं का ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो तोहफा महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस विमेन रिजर्वेशन बिल के जरिए दिया है, तो वो भी प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से नए साल में एक तोहफा देंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर बीजेपी को और बेहतर संख्या से जिताने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस बड़ी खबर पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मिशन साउथ के लिहाज से ये अहम हम मान सकते हैं आज का रोड शो और साथ ही साथ ये संबोधन होने वाला है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए नया सवेरा में रुक करते हैं कुछ और खास खबरों का। और सरकार से बातचीत के बाद देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। देश भर में ट्रक चालकों की ओर से नए कानून की इस धारा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके
चलते वो हड़ताल पर चले गए थे। इस धारा के तहत प्रावधान है कि हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कल गृह सचिव अजय भल्ला ने मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित सभी चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की थी। और अब खबर झारखंड से, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ईडी के निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय सोरेन को 7 समन जारी कर चुकी है, लेकिन एक भी बार वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड में सीएम चेहरा बदलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा ने दावा किया कि वर्तमान सीएम अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दरअसल झारखंड में भू माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी जमीन हड़प ली। ईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि इस मामले में सेबी की जांच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता पर उसे कोई संदेह नहीं है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई अंतिम सत्य भी नहीं है। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर वाराणसी की जिला अदालत आज सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने किया था और एएसआई ने लिफाफा बंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को पाने के लिए हिंदू पक्ष ने अपील की है, जिस पर जिला अदालत आज सुनवाई करेगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। और इसी बड़ी खबर पर वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। हरिकेश, हम जानते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक की मांग हिंदू पक्ष द्वारा की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन आखिरकार क्यों मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है? देखिए आंचल, पहले तो सुप्रभात आपको काशी से और पराक्रम को भी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष का नज़रिया रहा है शुरू से ही, वो जैसा कि हिंदू पक्ष आरोप लगाता है कि इसको खींचने का, लंबा खींचने का, इसके पहले पोषणीयता पर उन लोगों ने सवाल उठाया था और पोषणीयता का मामला हाई कोर्ट तक गया, फिर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सुनने योग्य है। तो इस तरह से जो इस बार का मामला है, क्योंकि पिछली बार जब सर्वे हो रहा था एएसआई का, तो तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आने लगे और इससे एक समाज में एक अलग तरह का माहौल बनने लगा। तो कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया। जब पिछली बार एएसआई सर्वे कर रहा था, सारी मीडिया जो गेट नंबर 4 है विश्वनाथ धाम का, उसके सामने से रिपोर्टिंग करने लगी। सोशल मीडिया पे तरह तरह के भ्रामक वीडियोज़ और खबरें चलने लगी। तो इसके वजह से मुस्लिम पक्ष जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये प्रति जो है वो शपथ पत्र लेकर, अब वो भी सहमत है कि शपथ पत्र लेकर दोनों पक्षों को, क्योंकि जो बहस होगी, जो फैसला आएगा, क्योंकि एक साक्ष्य के तौर पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, तो दोनों पक्ष जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक इस पर बात नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे कोर्ट के समक्ष, तभी ये मामला जो है हल हो पाएगा। तो अब तो दोनों पक्षों ने मांग की है कि वो उनको प्रति दी जाए रिपोर्ट की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह रिक्वेस्ट किया है अदालत से कि शपथ पत्र देकर दिया जाए यह रिपोर्ट, कि ये लीक ना हो मीडिया में। तो एक तरह से सावधानी बरतने के लिए ये रिक्वेस्ट की गई है और उम्मीद है, चूंकि इस पर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है सुनवाई की, तो आज ही फैसला आ सकता है। पराक्रम, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक और फैसला है, जो व्यास जी का एक तहखाना था वहाँ पर, जिसमें व्यास जी पूजा पाठ कराते थे, लेकिन जब 92 में बैरिकेडिंग की गई तो वो चूंकि ज्ञानवापी परिसर में ही वो तहखाना भी है, वो बंद हो गया। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी और इस पर हमारी नजर रहेगी। रिकेश, हमें
हमारे पास कम है, लेकिन आगे आपसे लगातार जो और बुलेटिन होंगे हम उसमें चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2 कंपनियां और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ ताज़ा तलाशी ली है। एजेंसी के अनुसार ये कंपनियां और संबंधित लोग मोबाइल फोन ऐप्स के माध्यम से पैसे उधार देते हैं और बाद में उधारकर्ताओं के निजी विवरण हासिल कर उनको परेशान करने में शामिल हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय खबरों में फटाफट जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राई डे घोषित किया। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में आज तड़के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर। मणिपुर के उखरूल में कल रात तकरीबन 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भी 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को करेंगे संबोधित। 2 लाख से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। त्रिशूर में रैली से पहले प्रधानमंत्री का रोड शो। सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। केंद्रीय गृह सचिव बोले फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बात। प्रवर्तन निदेशालय के समन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की अहम बैठक। गठबंधन दल के विधायक भी होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शीर्ष अदालत ने मामले में नवंबर में सुरक्षित रखा था फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई गलन। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लेबनान तक पहुंची इजरायल हमास जंग की आग। बेरूत में हमास के ठिकानों पर इजरायल के कथित हमले में हमास के डेप्यूटी लीडर सालेह अल अरोरी समेत 6 की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को बनाया निशाना। 5 लोगों की मौत, 135 लोग हुए घायल। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगी सैन्य मदद। खेलों की सुर्खियों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच केपटाउन में आज से। पहले टेस्ट में हार के बाद सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी टीम भारत। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की।
और अखबारों की सुर्खियों के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम में मौजूद हमारे सहयोगी संध्या शर्मा का। संध्या, बहुत स्वागत आपका। तो आज के अखबारों की सुर्खियों से क्या समेट कर लाई हैं आज? जी सुप्रभात पराक्रम और आंचल। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं उस खबर के साथ जो आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिए। दरअसल बताया गया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए नियम जो है वो अधिसूचित कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने ये बात कही है और इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। बताया गया है कि नियम तैयार हैं, ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है और इसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी और आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से इसके अलावा कोई और दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी इसे मिल गई थी। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है आतंक तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने से जुड़ी खबर। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की और कल और उसमें ये स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर और पुंछ के जो इलाके हैं, राजौरी के जो इलाके हैं, वहां आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और उसका हर हाल में खात्मा करेंगे। स्थानीय खुफिया नेटवर्क को भी मजबूत बनाने पर इस बैठक में जोर दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये आज सभी अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहते हुए चीन को लेकर सख्त संदेश दिया है और कनाडा को भी हड़काया है। उन्होंने कहा कि नेहरू नहीं पटेल की नीति पर चलेगी मोदी सरकार। ये आज पंजाब केसरी अखबार ने इस हेडलाइन के साथ इस खबर को लिया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि सीमा विवाद की वजह से पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के रिश्तों में जिस तरह से खटास आई है उसको लेकर के किस तरह से भारत ने अपना रुख अपनाया हुआ है। अगली खबर की बात करें तो यह है दैनिक जागरण अखबार से जुड़ी हुई अर्थ जागरण पेज पर इस खबर को बताया है कि अगले वर्ष से इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरह की उम्मीदें हैं। साथ ही ये भी बताया गया है वित्त मंत्रालय के तमाम आंकड़ों के साथ कि 10 वर्ष जो बीते हैं वो मोदी सरकार ने उसमें सड़क, हाईवे, रेल, बिजली, एयरपोर्ट और बंदरगाह पर लगभग 43 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी यानी कि जो यूपीए सरकार थी उसमें 12.39 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके मुकाबले मोदी सरकार ने पूरे 10 साल में 43 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। अगली खबर की बात करें तो यह है गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी हुई खबर जो नवभारत टाइम्स अखबार ने आज अपने पेज पर ली और बताया है कि इस बार गणतंत्र दिवस किस तरह से खास होगा। दरअसल पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो ज्वाइंट दस्ता होगा वो महिला उसकी कमान संभालेगी। ये महिला ज्वाइंट दस्ता होगा। इसके साथ ही साथ जो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है यानी कि बीटिंग रिट्रीट के साथ वो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। स्वदेशी धुन उसमें सुनाई जाएंगी और इस तरह से इस गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया जाएगा। और चलते चलते बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सहारा अखबार की इस खबर के साथ जिसने बताया है कि बीते साल जारी हुए रिकॉर्ड 1622 पायलट लाइसेंस और उसमें महिला पायलटों की संख्या करीब 18% रही है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से ये खबर प्रकाशित की गई और आपको बता दें कि भारत महिला पायलट लाइसेंस वाले अग्रणी देशों में से एक है। तो आज इन आंकड़ों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम खबरों के लिए जो आप लेकर आई हैं विभिन्न तमाम क्षेत्रों से जुड़ी हुई। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का नहीं। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का।
फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। लेबनान की राजधानी बेरूत में कथित इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उप नेता सालेह अल अरोरी की मौत हो गई। इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हुई। इजरायल के सेना प्रमुख डैनियल हगारी ने हमले पर पूछे गए हमास द्वारा बदला लेने के सवाल के जवाब में किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया। संयुक्त राष्ट्र के बेरूत में इजरायल के कथित हमले में काफी चिंताजनक इसे बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सोटोनिनो ने कहा, महासचिव ने इजरायल और हमास संघर्ष के और इलाकों में फैल जाने के खतरे के बारे में चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के दूत निकोलस डी रिवेर ने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज लाल सागर की स्थिति पर कर सकती है बैठक। रूस ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों कीव और खार्किव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 135 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमले से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे के बारे में जापानी एयरलाइन के अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना में शामिल नियंत्रण टावर और विमानों के बीच संचार की जांच की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में किसी कंपनी द्वारा लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों को घरेलू शुल्क क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से जुड़ी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है। वाहन निर्माता कंपनी किया इंडिया ने वांगगू ली को तत्काल प्रभाव से नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी महिला अब शादी से जुड़े किसी विवाद के मामले में अपने पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। परिचालन प्रदर्शन और समय की पाबंदी के लिहाज से हैदराबाद और बेंगलुरु के हवाई अड्डों को दुनिया की शीर्ष 10 हवाई अड्डों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। विमानन क्षेत्र से संबंधित विश्लेषण फर्म सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट कैपटाउन में आज से शुरू होगा। पहले मैच में भारतीय टीम को हार मिली थी। इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी भारतीय टीम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा अंतिम टेस्ट सिडनी में शुरू हो गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत रही खराब। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का ये करियर का अंतिम टेस्ट मैच है। ऐसे में वो इसमें बड़ी पारी खेलकर क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को तीसरे अंतिम महिला एक दिवसीय मैच में भारत को 190 रन से हराया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम ने 3 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। 339 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 32.4 ओवर में 148 रन पर हुई आउट। अंडर 19 त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। अफ्रीकी टीम से जीत के लिए मिले 241 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 40.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में 14 जनवरी से शुरू होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट में वो भाग लेगी। प्रतियोगिता में भारतीय टीम का सामना मेजबान देश के अलावा फ्रांस और नीदरलैंड से है। लंबे समय बाद टेनिस कोर्ट में वापसी कर रहे पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में जीत के साथ आगाज किया। नडाल ने एकल में डोमिनिक थीम को हराने में सफलता पाई।
खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से, लेकिन फटाफट अंदाज में। बाहुबली फेम प्रभास की आगामी फिल्म कलिक की रिलीज डेट को बढ़ाया गया आगे। अब फिल्म को 12 जनवरी को रिलीज ना कर किसी और तारीख को किया जाएगा रिलीज। अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती की आगामी फिल्म सैंधव का ट्रेलर आज जारी किया जाएगा। अभिनेता ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की। अभिनेता राकेश बेदी के साथ साइबर फ्रॉड का मामला आया सामने। हाल ही में प्रॉपर्टीज बेचने से जुड़े मामले में एक ठग ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर राकेश से 85,000 रुपए की ठगी कर ली। बिहार के विवादित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस पर आधारित फिल्म भक्षक में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर एक दमदार जर्नलिस्ट का किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान दक्षिण भारतीय अभिनेता जूनियर एनटीआर भी वहां मौजूद थे। हालांकि एनटीआर समय रहते सुरक्षित देश वापस लौट आए हैं। और आइए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। मां, जिसके आंचल में बच्चा हर दुख भूल जाता है। मां साथ हो तो दुनिया जीत लेने का जज्बा रखता है, लेकिन कई बार वही मां बुढ़ापे में खुद को मजबूर, लाचार और अकेला पाती है जब उसके अपने उसके साथ नहीं होते। ऐसी माओं को अपनापन और सहारा दे रहे हैं बारासात में कुछ लोग। एक छोटे बच्चे की पहली शक्ति माँ होती है, लेकिन ये माताएं उपेक्षित, पीड़ित और असहाय हैं। कुछ तो अपने परिवार से भी लाचार हैं। किसी ने सब कुछ खो दिया है। कुछ लोग इस दुनिया में सचमुच अकेले हैं। ऐसे लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासत में कुछ लोगों का एक ग्रुप प्रयास कर रहा है। ये है स्वयंसेवी संस्था मंगलम फाउंडेशन के स्वयंसेवी, जो सहारा बने हैं बेसहारा बूढ़ी माओं का। ये हस्बैंड था, वो तो चला गया, लेकिन दो बेटा है, वो भी एक चला गया, एक है। तो बेटा आपको देखता नहीं है? ना, वो भी देखता नहीं है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे आना। देखिए 2018 से जब मंगलम फाउंडेशन शुरू हुआ था, उसी टाइम से हम लोग का ये सोच था कि हम लोग एक तो फ्री एल्डरली केयर होम बनाएंगे फॉर द एल्डरली वुमेन, जिसका देखने लायक कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है या फिनेंशियल क्राइसिस में है, ये लोग के लिए। तो ये काफ़ी बंगाल में ऐसा बहुत सा माँ है जिनको देखने के लिए कोई नहीं है। तो 2018 जब मंगलम फाउंडेशन हुआ, उसी टाइम से ये सोच था, और अभी आके हम लोग इसको 6 साल बाद इस जगह पे हम लोग ये स्टार्ट किया है। और यहाँ रहना, खाना, दवाई, एवरीथिंग, उसका कपड़ा सब हम ही लोग देंगे, सारा चीज़ हम ही लोग करेंगे। और काफ़ी सहयोग आदमी से भी मिल रहा है। ये 10 लोगों का एक ग्रुप है जो स्वेच्छा से अपने खर्च पर न केवल इन सब के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि उनको रोजगार का जरिया भी प्रदान कर रहे हैं। ये स्वयंसेवी संगठन बुजुर्ग माताओं को पारिवारिक माहौल प्रदान कर रहे हैं ताकि इस बुढ़ापे में उनको अपनों की कमी न खले। सोशल मीडिया से बहुत से एप्लीकेशन आया और ज़्यादातर उसमें वही आया कि उसका जो संतान है वो लोग नहीं देखता है। तो हम लोग उन लोग को एक तो रिलीफ भी देंगे। जैसे हम भी एक लॉयर है और हमारा यहाँ बहुत सा लॉयर दोस्त है, तो हम लोग उसके लिए कोर्ट में केस भी करेंगे। इसके पहले हम लोग एक केस किया था, उसको हम लोग जीता है, तो उसका हक भी उसको माँ को दिलवाएंगे। और सोशल मीडिया से भी आ रहा है। और हम लोग DSW को, DM को, SP को हम लोग ये चिट्ठी भी दिया है कि उनके पास, लोकल पुलिस स्टेशन को, कि उनके पास अगर ऐसा कोई जानकारी हो कि जिसको देखने लायक कोई नहीं है, तो वो हमारा यहाँ उसको रिकमेंड करे, भेजे, ताकि वो हम लोग यहाँ उनका सेवा कर सकें।
इन लोगों ने बुजुर्गों को अपनी माँ का दर्जा दिया है, इसीलिए ये लोग इन्हें पारिवारिक सुख से लेकर स्वावलंबन तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल बारासत में ये संस्था 25 वृद्ध महिलाओं के साथ चल रही है। इन लोगों का प्रयास आगे इसे और भी शहरों में विस्तार करने का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वृद्ध माताओं को, जिन्हें उनके अपनों का प्यार नहीं मिला, उन्हें पारिवारिक माहौल और प्यार मिल सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बारासत से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इन दोनों ने अपनी करुणा और साहस से समाज को प्रेरित किया। हमारे राष्ट्र के प्रति उनका योगदान अमूल्य है। हाल ही में मन की बात के दौरान हमने उन्हें इस तरह श्रद्धांजलि दी। आइए देखते हैं। साथियों, हमारी भारत भूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है। सावित्रीबाई फुले जी और रानी वेलु नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतियां हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा। आज से कुछ ही दिनों बाद 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। वे कितनी दयालु थी, इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। जब वहाँ प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। तमिलनाडु के मेरे भाई बहन आज भी उन्हें वीरा मंगई यानी वीर नारी के नाम से याद करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। अंग्रेजों ने शिवगंगा साम्राज्य पर हमले के दौरान उनके पति की हत्या कर दी थी, जो वहाँ के राजा थे। रानी वेलु नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुश्मनों से बच निकली थी। वे संगठन बनाने और मरूद ब्रदर्स यानी अपने कमांडरों के साथ सेना तैयार करने में कई सालों तक जुटी रही। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया और बहुत ही हिम्मत और संकल्प शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। रानी वेलु नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी सेना में पहली बार ऑल विमेन ग्रुप बनाया था। मैं इन दोनों वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार को डीडी न्यूज भी नमन करता है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 1 और 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में लोगों को घने कोहरे के साथ ही बेहद ठंडे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के चलते ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइटें भी रद्द की जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गलन और कोहरा बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में दिखने लगा है। अगले 2-3 दिन तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी भी की है। तो आज नया सवेरा के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आप देखिए श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति गीत, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम
नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट